नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अर्थशास्त्र की इस वीडियो क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रेवेन्यू एनालिसिस एंड इसका हिंदी में बोलते हैं आगम विश्लेषण। आगम किसे कहते हैं? एक फर्म अपने उत्पादन को जो बेचकर इनकम प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू एनालिसिस। फर्म अपने उत्पादों को अलग अलग कीमत पे भी बेच सकती है, एक पे भी बेचती है। इसको बेचकर जो उसे प्राप्त होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। ठीक है, तो ये जो बेचकर जो उसे इनकम प्राप्त होती है उसे बोलते हैं रेवेन्यू या आगम। अब वो कहता है कि आगम यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर होता है, क्योंकि रेवेन्यू क्या होता है? आपने जो कीमत रख दी उस कीमत में आपकी लागतें भी होगी और प्रॉफिट भी होगा। और जो प्रॉफिट होता है उसमें क्या होता है कि आपने जो कीमत रखी है उसमें से आप क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, लागतें माइनस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉफिट। इस करके प्रॉफिट और रेवेन्यू यानी कि संप्राप्ति में अंतर होता है। अब बाकी इससे संबंधित कुछ अवधारणाएं, जैसे हमने कॉस्ट की अवधारणाएं की थी उसी प्रकार इसकी भी अवधारणाएं हैं। इसमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। इसके अंदर टोटल रेवेन्यू क्या है कि वस्तु की इकाइयों, एक कीमत के ऊपर जितनी हम वस्तु की इकाइयाँ बेचकर जो राशि प्राप्त करते हैं उसे हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसके बराबर होता है? क्यू इंटू पी। क्यू क्वांटिटी, पी कीमत, या पी एवरेज रेवेन्यू को अगर हम इकाइयों से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। और इसी तरह अगर हम मार्जिन रेवेन्यू को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल रेवेन्यू। बिल्कुल सेम जैसे हमने कॉस्ट में किया था। नेक्स्ट है मार्जिन रेवेन्यू। मार्जिन रेवेन्यू किसे कहेंगे? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय से प्राप्त रेवेन्यू को हम क्या कहते हैं, एक इकाई अधिक बेचने से जो हमारे रेवेन्यू में अंतर आता है उसे बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। इसको भी हम निकाल सकते हैं चेंज इन टी आर डिवाइडेड बाई चेंज इन क्यू। इसी प्रकार एवरेज रेवेन्यू है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है? टोटल रेवेन्यू को अगर हम इकाइयों से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है एवरेज रेवेन्यू। इसको हम इस टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। क्यू इंटू पी हमें दिया, क्यू 1 2 3 4, पी हमने मान लिया 10 10 10 यानी कि कीमत 10 है, तो टोटल रेवेन्यू 10 20 30 40। और एवरेज और मार्जिन रेवेन्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज में टोटल रेवेन्यू को इकाइयों से डिवाइड कर देंगे और मार्जिनल में पहली वाली इकाई को दूसरी वाली इकाई से पहली वाली इकाई को आप माइनस कर दो। अब क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। अक्सर हम क्वेश्चन में कहते हैं जो रेवेन्यू कर्व होता है वही इसकी प्राइस लाइन होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कि जो एवरेज रेवेन्यू है इसका फार्मूला होता है टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। अब टी आर क्या होता है? पी इंटू क्यू। अब इसको हमने टी आर की जगह लिख दिया पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। क्यू से क्यू कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू पी। इस करके एवरेज रेवेन्यू और कीमत क्या होती है, इक्वल होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू कर्व, रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व इन डिफरेंट मार्केट्स। अब हमने डिफरेंट मार्केट्स में बताना है कि ये रेवेन्यू के कर्व की शेप कैसी होगी। देखो अभी आपने मार्केट वाला लेसन नहीं पढ़ा, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास मार्केट कौन कौन सी है। तो हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए 3 तरह की मार्केट का अध्ययन करेंगे। एक है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक। सबसे पहले बात करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता। ये बाजार की कौन सी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले और खरीदने वाले बहुत अधिक मात्रा में होता है। इस बाजार में कभी भी कोई फर्म आ सकती है और कोई जा सकती है। जिन वस्तुओं को वो बेच रहे हैं उसका वो बिल्कुल समरूप है, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। और फर्म और उद्योग अलग अलग होते हैं। उद्योग चीज़ बनाता है और फर्में उस चीज़ को लेते हैं, उस कीमत को, और उद्योग ही उसका कीमत निर्धारण करता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं भी, उसको स्वीकार करते हैं और उसी रेट के ऊपर उसे बेचना पड़ता है। अगर आप एग्जाम्पल से समझो तो बाज़ार में अगर आपने देखा होगा किराना शॉप में जो चीनी है, ठीक है, और घी है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कीमतें उद्योग द्वारा निर्धारित है। आपको पता है सरकार ने रेट निकाल दिया 38 का, गेहूँ का एक रेट निकाल दिया, उसके ऊपर आप जितनी मर्जी क्वांटिटी खरीद सकते हो, चाहे बेच सकते हो। इसके अंदर हम कोई दुकानदार ज़्यादा लेगा तो हम कहेंगे नहीं हम आपसे नहीं लेते, दूसरा कम करेगा तो सारे उससे ले लग जाते हैं। तो इस प्रकार इस बाज़ार में क्या होता है, वस्तुएं समरूप होती हैं, कीमत उद्योगों द्वारा निर्धारित होती है,
इस बाज़ार में कभी भी कोई फर्म आ सकती है, कोई भी जा सकती है, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। बाकी इसकी ज़्यादा डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे फर्में क्या होती हैं, कीमत स्वीकारक होती है। निर्धारक कौन होता है? उद्योग। और उद्योग जो होता है वो कीमत का निर्धारण कैसे करता है? मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा। जहाँ मांग और पूर्ति की शक्तियाँ आपस में मिल जाती हैं वहाँ कीमत का निर्धारण हो जाता है और उस कीमत को फर्मों को लेना पड़ता है। इस करके इस बाज़ार में जो कीमत है वो फिक्स होती है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा भाग लेना है मार्केट का, तो आपको ज़्यादा इकाइयाँ बेचनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखो क्यों हमने 1 2 3 4 ले ली। कीमत तो हमने रखी 10 से, क्योंकि कीमत 10 जो हमें उद्योगों द्वारा दी गई है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे आपका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस करके इसके अंदर जो रेवेन्यू वक्र होता है वो हमेशा क्या होता है? OX के समानांतर होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। हमने जब डिमांड वर्कआउट किए थे तब ये हमने बात की थी, तब हमने कहा था जो OX के हॉरिजॉन्टल होता है वो पूर्णतः लोचदार होता है। क्यों? अगर इस कीमत में आप जरा सा भी परिवर्तन करता है कोई भी फर्म, अगर कीमत को बढ़ाएगी तो उससे कोई नहीं खरीदेगा, कीमत को कम करेगी तो सभी उससे खरीदेंगे। वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं होती है, लेकिन ये क्या है, यानी कि इसके अंदर पूर्णतः लोचदार होती है। अब आप चीनी का ही ले लो, आजकल तो चीनी की ब्रांड आने लगे, अलग अलग हो गया, वो बात है, लेकिन एक फिक्स रेट तो हमारा सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया गया है, उसके ऊपर हम जितना मर्जी ले सकते हैं। तो ये समझ आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। अब मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली को हिंदी में बोलते हैं एकाधिकार। नाम से ही पता लग जाता है, एकाधिकार जब किसी वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है। अब एकाधिकारी अपनी वस्तु, जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा होता है उसका निकटतम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। तो जब जिसकी मोनोपोली होती है वो अपने मन मर्जी के रेट लगाता है। हम भी कहते हैं हमारे एरिया में तो कोई और है नहीं, ये तो अपनी मर्जी के रेट लगाता है क्योंकि इसकी मोनोपोली है। तो इस करके, लेकिन इस बाज़ार में भी अगर उसको अपनी वस्तु की अपने रेवेन्यू बढ़ाना है या अपनी वस्तु ज़्यादा बेचनी है तो उसे को क्या करना होगा? अपनी वस्तु की कीमत को कम करना पड़ेगा। हाँ, ये अपनी वस्तु की कीमत को थोड़ा सा भी कम करेगा तो ये ज़्यादा शेयर ले सकता है मार्केट से, इसका रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। इस करके इसका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू जो कर्व है ये नीचे की ढाल वाला गिरता हुआ होता है, यानी कि जैसे जैसे कीमत कम करेगा इसकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ता चले जाएगा, मार्केट में शेयर बढ़ जाएगा। इस करके ये नीचे की ढाल वाले होते हैं। एवरेज रेवेन्यू हमेशा ऊपर होगा, मार्जिन रेवेन्यू इसके नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इसे बोलते हैं हिंदी में एकाधिकारात्मक। इसमें क्या होता है? वस्तु को खरीदने और बेचने वाले इसमें भी बहुत अधिक होते हैं। जिन वस्तुओं का उत्पादन करें सबकी वस्तुएं क्या होती हैं? समरूप तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। वास्तव में हमारे एक्चुअल लाइफ में ये स्थिति मिलती है। अब ये बाजार मिलता है हमें एक अधिकार, ना तो हमें पूर्णतः कहीं मोनोपोली मिलती है, ना ही हमें पूर्णतः कहीं परफेक्ट कंपटीशन मिलता है। आज हमें कौन सा मिलता है? एक अधिकारात्मक यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैसे? अब देखो आपके पास टीवी की कंपनीज हैं, फ्रिज की कंपनी है, AC है, किसी की भी चीज़ की ले लो, इनकी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन हर कंपनी की अपनी अपने अपनी कीमत है। ठीक है ना? और किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई कंपनी का पसंद है। हर एक की अपनी कंपनी चीज़ सबका काम है, टीवी पे जो काम आ रहा प्रोग्राम आ रहे वही दिखाएगा, जैसा चलता है टीवी वैसा है, लेकिन फिर भी रेट अलग अलग होते हैं। तो ये क्या होती है? अब आप पेस्ट है, पेस्ट भी आप लेते हो तो क्या है? पेस्ट कोलगेट ने भी वही काम करना होगा, हर एक का अपने, कोलगेट है कोई भी आप ले लो, और जोन सी आती है, कोलगेट आती है, सिबाका है, जो भी आजकल आपकी आ रही है, डाबर की आई, अलग अलग है। तो रेट इनके सबके अपने अपने होते हैं। तो इस बाज़ार में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है और इसके अंतर्गत क्या होगा कि अगर इनको अपनी मार्केट में शेयर बनाना है, अपनी उत्पादन ज़्यादा बेचना है, तो इनको अपनी कीमत को ज़्यादा कम करना पड़ेगा, तभी ये अपनी मार्केट का शेयर ले सकते हैं। तो इस करके इसका एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिन रेवेन्यू कर्व की ढाल ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अंदर क्या होता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपनी में जो एवरेज रेवेन्यू है मार्जिन रेवेन्यू से अधिक लोचदार होता है,
समझ आ गई होगी। वास्तविक स्थिति कौन सी है हमारे यहाँ, मोनोपोलिस्टिक की ही होती है। अब है नेक्स्ट है, अब यहाँ पर तीनों स्थितियों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि क्या क्या कर्व दिखते हैं। तो इसमें क्या है, देखो जो हॉरिजेंटल है ओ एक्स के बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, ये कौन सी होती है, ये कौन से बाजार की स्थिति को दिखाता है, पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन, जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था। सेकंड जो डीएम है ये किसकी स्थिति को दिखाता है, एकाधिकार की स्थिति को दिखाता है, इसमें जो लोच है थोड़ी कम है। और नेक्स्ट है डीएमसी, जो ये कर्व है ये इसके अंदर लोच अधिक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपेक्षाकृत अधिक लोचदार होता है, तो इसका ढाल ज़्यादा नीचे गिरता हुआ होता है। ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।